नमस्कार। महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट जो हैं श्री नम्रता खत्री जी। इन्होंने बीएससी एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन किया हुआ है और 15 सालों से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र में। धन्यवाद। तो चलिए, आज का जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है हम उसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज का, जैसे मैंने कहा, टॉपिक है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, खान पान, लाइफस्टाइल, क्या करना क्या ना करना, इन सब के बारे में। तो मैं आपसे अब अपना पहला प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खान पान कैसा होना चाहिए? जी दीदी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे तो देखा जाए तो 1 महीने बाद तो पता ही चलता है कि गर्भावस्था है या नहीं। तो कुछ टाइम तो ऐसे ही चला जाता है, मालूम है या नहीं है उसमें। पर जो दूसरा और तीसरा महीना है, ये जो ध्यान रखने लायक समय होता है, ये होता है। ऐसे देखा जाए तो गर्भ का जो कद होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना पता नहीं चलता है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो एक फाउंडेशन बनता है, अंग प्रत्यंग बनने का एक जो प्रोसेस शुरुआत होती है, ये इन्हीं दिनों से शुरू हो जाती है। तो इन दिनों में सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि ये समय थोड़ा सा नाजुक होता है। ज़्यादातर जो भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं किसी बहनों को, या फिर गर्भ का विकास ना होना, ये भी इन्हीं दिनों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो माताओं को थोड़ा सावधान रहने की तो ज़रूरत है ही। उसके साथ साथ अगर उनका खान पान अच्छा रहेगा, खास करके कुछ ऐसे पोषक तत्व जो अंग प्रत्यंग बनने में सहायक होते हैं, जो बच्चे के हृदय मस्तिष्क के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर उनकी मात्रा सही रखी जाए तो आगे चल के बालक का जो शरीर और उसका जो शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है उसमें बहुत सहायता मिलती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें से एक बहुत खास पोषक तत्व है जिसे कहते हैं फॉलिक एसिड या फोलेट्स। फोलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो कभी कभी डॉक्टर लोग प्रेगनेंसी से पहले भी बोलते हैं कि आप फोलेट पर्याप्त मात्रा में लें, तो पहले ले पाएँ तो अच्छा है। अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना है तो हम खाद्य पदार्थों से भी इनफ फोलेट्स ले सकते हैं। तो फोलेट्स किस में होते हैं? फॉलिक एसिड होता है हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हरी दालें और संतरा और मौसम्बी। अगर इन खाद्य पदार्थों का पहले ट्राइमेस्टर में प्रयत्नपूर्वक उपयोग किया जाए और उसे खान पान में शामिल किया जाए तो फॉलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त मिलती है और उस वजह से बालक के मस्तिष्क का विकास, उसके दिमाग का विकास, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि विटामिन सी, वो भी इन दिनों में थोड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए कुदरत ने भी ऐसी संरचना करी है कि जब माताओं को जी मचलता है या उबकाइयाँ आती है तब उन्हें खट्टी चीज़ें खाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस शरीर की मांग भी है इस तरह की कि किसी भी तरह से उनका विटामिन सी की जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। तो खट्टे फल, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, इन सब चीज़ों का भी उपयोग अच्छे से करना चाहिए। वैसे तो बैलेंस्ड डाइट हर ट्राइमेस्टर में ज़रूरी है, पर ये जो समय होता है इसमें माताओं को हर चीज़ पसंद नहीं आती, भाती नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें की महक आ जाती है, फिर उनको वो खाने का मन नहीं करता। कभी खाने के बाद ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, या खाना पेट में टिकता नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि आपको यही खाना है और ये नहीं खाना है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। तो उसमें हम यही बोलते हैं कि जो भी हेल्दी फूड आप खा पाएँ सही तरह से, वो ज़रूर खाइए। और अगर कुछ चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, आपका शरीर उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो चिंता ना करें। आपका बालक अभी बहुत छोटा है, उसे जितना पोषण चाहिए वो आपके शरीर से ले लेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाए कि डाइट कम हो गई है, ज़्यादा खाना भा नहीं रहा है, थोड़ा कमज़ोरी सी आ गई है, तो भी चिंता ना करें। आपके बालक का पोषण सही से हो जाएगा,
जितना आप खा पा रहे हैं उतना ज़रूर खाएं, जो नहीं खा पा रहे हैं कोई बात नहीं, शरीर मैनेज कर लेगा। फिर 3 महीने बाद जब आपकी भूख खुलेगी तब वो जो भी आपके शरीर में से माइनस हुआ है वो वापस शरीर ले लेगा। ऐसा कोई सुपर फूड है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना ही चाहिए? आई विल से फॉलिक एसिड, जिसकी हमने बात करी, और हो सके तो प्रोटीन्स की मात्रा सही रखें। अगर आप खा पाते हैं दालें या दूध या दूध के बने किसी भी तरह के पदार्थ तो वो ज़रूर लेने चाहिए, और खट्टे फल, ये फल इन दिनों में अच्छे से लेना चाहिए। अगर आपको भोजन नहीं भा रहा है, किसी बहनों को रोटी से या चावल से हाँ हो जाता है, स्मेल आती है, तो अगर आप वो नहीं खा पा रहे तो अपने आप को फोर्स ना करें कि मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप फल खा सकते हैं, आप फल खाइए। जो भी सीज़न में उपलब्ध हैं अलग अलग तरह के मौसमी फल हमें ज़रूर खाने चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहनों की एक बहुत कॉमन सी समस्याएं होती हैं, उल्टी, जी मचलाना, उबकाई आना, भोजन में अरुचि। तो इसके लिए क्या कोई विशेष डाइट है जो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे और हमारा न्यूट्रिशन भी हमारे शरीर को भरपूर प्रोवाइड कर दे? हाँ जी, पहले तो ये समझना चाहिए कि ये क्यों होता है, और ये ऐसा नहीं है कि आजकल से हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है। मुझे लगता है पहले पुराने ज़माने में भी माताओं को ये तकलीफ होती होगी। तो कुदरत ने कुछ ऐसी संरचना करी है कि शुरू में वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें बॉडी को लगता है कि ये सही नहीं है इस समय के दौरान, तो वो अपने आप रिजेक्ट कर देती है। दूसरा, बालक को गर्भ में स्थापित रखने के लिए, ठहराने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, तो वो गर्भाशय की दीवार को कड़क रखता है जिससे बच्चा उसमें से फिसल ना जाए, निकल ना जाए। तो उस प्रोजेस्टेरॉन का कभी कभी साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि माताओं को उबकाइयाँ, जी मचलना, ये सब हो जाता है। पर एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक भी है, कुदरत आपको सहयोग कर रही है आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए। तो अगर साइंस समझेंगे तो ज़्यादा चिंता नहीं होगी। पर कुछ खान पान में हम ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिससे ये समस्या पूरी तरह से ना ठीक हो पाए, पर इसमें राहत तो मिल ही सकती है। तो पहली चीज़ कि अपने आप को फोर्स ना करें। भले ही डॉक्टर ने बोला है कि आपको दाल खानी है, पर अगर आपको दाल नहीं जा रही है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फोर्स ना करें। दूसरी चीज़ कि ये होता है सुबह सुबह ज़्यादातर, और दूसरे टाइम में होता है कि आपने बहुत घंटे तक अगर कुछ नहीं लिया है, आपके 2 मील्स के बीच में ज़्यादा गैप रह जाता है, तब भी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एकदम से कमज़ोरी आ गई, चक्कर आ गए या जी मचलाने लग जाता है। तो 2 मील के बीच में गैप छोटा रखें। दूसरी चीज़, जब भी सुबह उठें तो लिक्विड चीज़ें खाने के बजाय अच्छा है कि कुछ सूखी चीज़ खा के दिन की शुरुआत करें। सूखी चीज़ जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, भिगोया हुआ नहीं, सूखा ड्राई फ्रूट, 1-2 काजू या 1-2 बादाम ले लिए। अगर वो नहीं भा रहा है तो गुजरात में खाकरे मिलते हैं जिसमें लिक्विड ऑलमोस्ट ना हो, वैसा ज़्यादा नहीं, 2 से 4 निवाले भी अगर आपने खा के उससे दिन की शुरुआत की तो ऐसा देखा जाता है कि दिन भर में 50 to 60% आपके ये जो जी मचलना उसके एपिसोड्स कम हो जाते हैं। एक और चीज़ कि जब भी आपको ऐसा लगे, किसी का टाइम होता है, जैसे शाम को 5-6 बजे के समय वो शुरू हो जाता है टाइमिंग के हिसाब से, तो आपको लगे कि अभी शायद मुझे होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले कुछ भी खट्टी जैसे कि कच्ची कैरी का टुकड़ा है या अदरक का टुकड़ा है, ऐसा कुछ मुंह में रख के उसका धीरे धीरे रस लेने से भी वो जो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, वो होना बंद हो जाता है। तो सूखी चीज़ से शुरू करें, खट्टे फल ज़्यादा लें, और जो चीज़ नहीं बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है उसे लेने का फोर्स ना करें। धीरे धीरे वो ये समय चला जाएगा, धीरे धीरे वो हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे और फिर आप जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो हम अच्छे से खा सकते हैं। कोई विशेष ऐसा फूड जो उबकाइयाँ या उल्टी को कंट्रोल कर सके या कम कर सके? अदरक, सौंफ और संतरा, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो और नींबू भी, जैसे नींबू पानी दिन में 1-2 बार ले लिया जाए, उससे हमारा डाइजेशन भी सही। अच्छा, इन दिनों में ना थोड़ी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो नींबू और ये सब हाजमे को सही रखने में भी मदद करते हैं, और ये जो नोजेटिक फीलिंग आती है,
बाहर आ जाएगा ऐसा लगता है, उसमें भी मदद करते हैं। तो अदरक का टुकड़ा या तो चूसें या तो कुछ बूंद अदरक के रस की, बहुत ज़्यादा लेना हितावे नहीं है, पर कुछ बूंदे पानी में डाल के वो पानी दिन 11-12 बजे के समय या फिर भोजन से 1 घंटा पहले लिया जाए तो वो भी मदद करता है। और ऐसे तो खट्टी गोलियां वगैरह लेना जनरली मना करते हैं, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा जी मचल रहा है तो मार्केट में खट्टी गोलियां मिलती है ना जो बच्चे खाते हैं, उसका 1-2 गोली का सेवन कभी कभार कर सकते हैं, जिससे ये मचलाना और ये सब कम हो जाए। ओके, हमने बात की कि क्या क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई फूड है जो हमें नहीं खाना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जी बिल्कुल, क्या नहीं खाना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा तो जो खाया है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दिनों में ना खाई जाए तो अच्छा है। सबसे पहला कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गर्भ को मिस हो जाए उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कच्चा पपीता ना लें, मैं तो यूँ कहूँ कि बिल्कुल उससे दूरी बना के रखें। दूसरी चीज़ होती है पाइनएप्पल। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक, पर फिर भी सेफ्टी के लिए हम कुछ दिनों के लिए इन दोनों चीज़ों से दूरी बना के रखें तो अच्छा रहता है। एक और चीज़ जो पचने में भारी है, तली हुई चीज़ें हैं, बाजारू चीज़ें हैं, स्ट्रीट फूड माताओं को बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, पर इन दिनों में कम लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक तो इन्फेक्शन का तो डर रहता ही है, उसमें भी नुकसान होता है, और ये सब पचने में बहुत भारी होते हैं। तो हो सकता है उस समय थोड़ा सा स्वाद लगा, पर बाद में आप बहुत घंटे उससे परेशान हो जाए। तो स्ट्रीट फूड, पैकेज फूड, तला हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, इन सब चीज़ों से परहेज किया जाए तो अच्छा रहता है। और एक और चीज़ है जो वैसे भी गर्भवती माताओं को नहीं लेनी चाहिए, कच्चा दूध और कच्चा खाना, मतलब जो गर्म नहीं हुआ है या पका नहीं है। हम तो बोलते हैं कि इन दिनों में सलाद भी कम ही खाएं। अगर आपको सब्जियां लेनी है तो उसको पका के या थोड़ा सा स्टीम करके हाफ कुक करके ली जाए। तो कभी कभी कच्ची चीज़ों में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो माताओं को नुकसान कर सकते हैं। तो कच्ची चीज़ें, कच्चा दूध, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पुराने फर्मेंट किए हुए चीज़, बाजारू चीज़ जो बहुत दिनों से पड़े हैं, उसमें भी कुछ ऐसी फंगस और बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं माताओं के लिए। तो इनसे भी दूरी बना के रखना अच्छा रहता है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपकी बातें सुनकर। आपने कहा कि कच्चा दूध और कच्चा पपीता नहीं खाना है, तो क्या पका हुआ पपीता और उबाल कर दूध को लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, उबाल कर दूध को लेना बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध तो इनफैक्ट लेना चाहिए अगर आप पी सकते हैं तो इन दिनों में। पका पपीता, अगर पपीते के बीज निकाल दिए हैं और पूरी तरह से पक गया है तो सावधानी के साथ ले सकते हैं, पर हम यूं कहते हैं कि थोड़ा सा भी रिस्क क्यों लेना, क्या पता कोई कच्चा भाग आ जाए। तो अगर इन 3 महीनों में पपीते के अलावा बहुत सारे फल हैं हमारे पास, तो वो फल लिए जाएं। और बाद में भी अगर आपको पपीता लेना है तो ध्यान रखें कि पूरी तरह से पक गया हो, उसमें कोई बीज ना आए, और उसे आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। ऐसा ही एक फ्रूट है पाइनएप्पल, क्या उसके लिए भी सेम कंडीशन लागू पड़ती है कि ये भी नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, ये भी रिसर्च में पाया गया है कि पाइनएप्पल में भी कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती है, उसके छिलकों में कुछ ऐसे रस होते हैं कि जो बॉडी को ऐसे सिग्नल देते हैं कि डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो वो भी ना लें इन दिनों में तो हितावह रहता है। क्या ये कच्चा पपीता और पाइनएप्पल जो लोग मना करते हैं अक्सर, ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नहीं खाना है या ऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ही खाना है? पपीता पका हुआ है तो बाद में ले सकते हैं सावधानी के साथ, और पाइनएप्पल भी इन दिनों में तो बिल्कुल भी, मतलब हम मना करते हैं कि रिस्क नहीं लेना है, और बाद में भी अगर कम मात्रा में लिया जाए तो अच्छा है। हमने खान पान की तो काफ़ी बात कर ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पता चल गया है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो अब हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? हाँ जी बिल्कुल, इन दिनों में जितना खान पान महत्वपूर्ण है उतना ही लाइफस्टाइल, मतलब हम क्या सोचते हैं, हम दिन भर में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव होता है बालक पे। तो पहली बात, अगर इन दिनों में थोड़ा सा एनर्जी का इशू रहता है, थकान लग जाना, बिना बात के एनर्जी लूज हो जाना, क्योंकि बच्चे की एनर्जी डिमांड कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो माता के शरीर की एनर्जी सारी यूज़ कर लेते हैं और माताएं अचानक से थक जाती हैं। तो इन दिनों में
अपने शरीर की सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है या मुझे आराम की ज़रूरत है, तो शरीर को वो आराम दिया जाए। नींद पूरी लेना बहुत आवश्यक है। अगर नींद पूरी नहीं ली जाएगी तो माताओं को ओवर थिंकिंग, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, ये सब होने के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि कम से कम 6-7 घंटे की अच्छी वाली नींद माताएं ज़रूर लें। एक और चीज़ है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब खान पान तो है ही एक तरह का भोजन, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एक मानसिक भोजन हो जाता है। तो इन दिनों में जितना हमारा फिजिकल भोजन महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारा मानसिक आहार भी उससे ज़्यादा शायद महत्वपूर्ण है। तो उस पर थोड़ा सावधान हो जाए कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे, पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे और हमारे बालक के लिए लाभकारक है या नहीं। तो उसमें भी अगर कुछ बदलाव कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और अपने आप को फोर्स ना किया जाए कि नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उसके ऊपर जाके आप काम करें या उसके ऊपर जाके आप ट्रैवल करें, घूमें फिरें। ये टाइम है थोड़ा सा स्लो डाउन होने का, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को और शरीर को थोड़ा रेस्ट में रखने का, और जैसा शरीर जो सिग्नल दे रहा है उसे सुनने का। तो इन सब चीज़ों की सावधानी अगर रखी जाए तो ये समय अच्छे से बीतेगा और इसका जो लाभ है वो बालक को बहुत अच्छा मिलेगा। जी, स्ट्रेस की आपने बात की तो मेरा अगला प्रश्न स्ट्रेस पे ही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि महिला स्ट्रेस में आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, और ऐसा कोई फूड है जो खाने से स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं? जी ज़रूर। माताएं स्ट्रेस में आना इन दिनों में, या वैसे भी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेस देखो सबकी लाइफ में होता है थोड़ा बहुत, पर उसे हम हैंडल कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन दिनों में वैसे भी हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं कि तो बहुत सारी बहनों को ओवर थिंकिंग बहुत हो जाता है। किसी और की प्रेगनेंसी की जर्नी से वो अपनी जर्नी कंपेयर करने लग जाती है कि उन्हें तो ऐसा नहीं हो रहा था, मुझे क्यों हो रहा है, उन्हें ये होता था मेरे। तो ये कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, हर एक का शरीर अलग है, हर एक की जर्नी अलग है। आप अपनी जर्नी एंजॉय करो, वो अपनी एंजॉय करेंगे। तो स्ट्रेस थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि इन दिनों में स्ट्रेस लेना ना आपके लिए अच्छा है ना बालक के लिए अच्छा है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप सुकून में और कंफर्ट में रहेंगे, उतना ही आप जो शरीर के अंदर बच्चे के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्मूथली रहेगा, वो स्मूथली चलेगा। और जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ना ही सिर्फ आप बीमार होते हैं, आप बालक को भी ऐसे वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप उसका भी सबकॉन्शियस माइंड का जो फॉर्मेशन है उसमें वो टाइप की चीज़ें जा रही है जो आप नहीं चाहते आपको भेजनी चाहिए। तो स्ट्रेस को तो मैनेज करना ज़रूरी है, पर कैसे किया जाए। आजकल कोई चाहता नहीं कि हम स्ट्रेस लें, पर फिर भी हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाए। हमें प्राणायाम बहुत मदद कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। ये मुझे लगता है कि मन को साधने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो सांसें हैं। तो सांसों पे ध्यान दिया जाए, श्वासोच्छ्वास की गिनती की जाए, दीर्घ श्वसन किया जाए। जब भी ऐसा लगे कि मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं या चिंता हो रही है, उस समय महाक्रिया जिससे बोलते हैं कि नाक से सांस ली और मुंह से छोड़ के जो भी आपकी चिंता है उसे रिलीज़ कर दी जाए, उससे इंस्टेंट फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से दूर रहें जो आपको चिंतित करते हैं। तो अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या ऐसे लोगों से बातें कर रहे हैं जिनकी बातें सुन के आपको चिंता होती है, तो थोड़ा वहाँ से दूरी बना के रखें और थोड़ा अपने आप के साथ समय बिताएं। अच्छा शास्त्र पठन करें, खुली हवा में घूमने जाएं, थोड़ा कुदरत के साथ एक हो, उसके साथ क्लोजनेस लाएं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मदद करती है स्ट्रेस रिलीव करने में। हरी घास में टहलने जा सकते हैं, कोई अच्छा संगीत सुन सकते हैं, कुछ अच्छा सुन मोबाइल में या किसी से ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो। इन शॉर्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका मानसिक स्टेट और फिजिकल स्टेट अभी कंफर्ट में रहे। उसके लिए उसके आड़े जो आ रहा है उससे दूरी बनाए और उसमें जो मदद कर रहा है वो ज़्यादा किया जाए। बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होते हैं। जैसे एक कॉमन सा मिथ है कि बाल नहीं धोना चाहिए, उससे मिसकैरेज हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ये क्या सच होते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है?
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बाल धोने से मिसकैरेज हो जाता है। बाल तो जब भी आपको ज़रूरी लगे कि धोने का समय आ गया है तो धो लेना चाहिए। बस कभी कभी इशू ये होता है कि बाथरूम बहुत छोटा होता है, कंजस्टेड होता है, वेंटिलेशन नहीं होता है और बाल धोने में समय थोड़ा आम तौर पे ज़्यादा लग जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है बाथरूम में तो कभी कभी माताओं को जी घबराना और ये सब हो सकता है। तो ध्यान रखें कि बाल धोने हैं तो ऐसी जगह पे धोए जहाँ पे आपको पर्याप्त हवा मिल रही है। बाकी बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, बाल आराम से धो सकते धोए हैं। जा सकते हैं। कुछ लोग बहुत 7th मंथ तक नहीं धोते हैं। वो पुराने जमाने किसी किसी कुछ ट्रेडिशन बनी होगी, उसका कुछ कारण होगा, पर अभी इस जमाने में मुझे नहीं लगता उसका कुछ रेलेवेंस है। तो बाल आराम से धो सकते हैं, पूरी दुनिया धोती है, कुछ नहीं होता है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स की भी आपने बीच में बात की थी जी। कि ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाइए, सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू कीजिए। तो क्या ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम किया जा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? जी, ड्राई फ्रूट्स की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए शायद एक्सेस क्वांटिटी में लेने से वो गर्मी पैदा कर सकते हैं। पर अगर आप माइंडफुली पर्याप्त मात्रा में उसे भिगो के और चबा चबा के खाएं तो ये गर्मी नहीं करते हैं। तो जैसे 4-5 बादाम है, 1-2 अखरोट है, या कुछ अंजीर 1 या 2 भिगो के आप रात को और सुबह में या दिन में कभी भी लिमिटेड क्वांटिटी में उसको पूरा टाइम देके अच्छे से चबा के लिया जाए तो वो गर्मी भी नहीं करते हैं, उल्टा उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो माता को बहुत मदद करते हैं पोषण में, बच्चे के पोषण में और उनके खुद के पोषण में। पर हाँ, क्वांटिटी मैटर्स। मतलब ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं तो हम मतलब मुट्ठियाँ भर भर के खाने लग गए और जब भी भूख लगे ड्राई फ्रूट्स ही डाल रहे, ऐसा नहीं। पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अब बात करती हूँ स्पेशली वर्किंग वुमेन की, क्योंकि वो तो कामकाजी हैं, वो रोज़ ट्रैवल करेंगी ही करेंगी, आराम शायद उन्हें कम मिले और स्ट्रेस लेवल भी उनका होगा। तो ऐसी स्थिति में वर्किंग वुमेन को क्या करना चाहिए? जी, वर्किंग वुमेन को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी है तो जहाँ पे भी वो काम कर रही है अपने वर्क प्लेस में अपने सीनियर्स को, अपनी टीम को बता दिया जाए कि मेरा ये फेज़ शुरू हुआ है और इसमें मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जब लोगों को पता होता है ना तो वो आपको सहयोग भी कर सकते हैं। तो किसी को पता नहीं तो वो तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही रखेंगे कि पहले की तरह काम करो। तो पहली चीज़ तो उन्हें क्लियरली बता दिया जाए कि मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूरा काम करने की कोशिश करूँगी, पर अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग भी सहयोग करिएगा। इतना कहने से मुझे लगता है 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर सामने वाला समझता है तो वो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे। दूसरी चीज़ कि जब अगर वर्किंग है, आप जॉब पे भी जा रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ट्रैवलिंग नहीं सहन हो रही है, या फिर बहुत थक रहे हैं, ना काम पे ध्यान दे पा रहे हैं ना तबीयत पे ध्यान दे पा रहे हैं, तो मैं यूँ नहीं बोली पूरी छुट्टियाँ रख लीजिए, पर छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। अगर बहुत एग्जर्ट हो रहे हैं तो 1 या 2-4 दिन, फिर आपको लगे कि अभी थोड़ा स्वस्थता आ रही है तो फिर आप फिर से शुरू करिए। कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए। जैसे बैठे बैठे थक गए हैं तो ऐसी व्यवस्था रखें, या फिर ऐसा ऑफिस में कह के रखें कि मैं 10 मिनट लेट सकती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा आराम करके फिर वापस आऊँगी। हेल्दी फूड हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं तो जिससे जब भूख लगे तो कोई अनहेल्दी चीज़ की तरफ मजबूरी में हाथ ना डालना पड़े। तो कुछ अच्छे ऑप्शन है, चने हैं, मूंगफली है, फल है, मखाने हैं, ऐसा कुछ भी ड्राई स्नैक्स हमेशा अपने पास रखें। पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपन घर से बाहर होते हैं तो कभी कभी बिजी होते हैं इस वजह से, या फिर कभी आलस की वजह से भी पानी कम पिया जाता है। तो इन दिनों में कम पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं है माताओं के लिए, तो पानी ज़रूर पिएं। और वस्त्र ऐसे पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना या बहुत टाइट जीन्स पहनना या ऐसे वस्त्र पहनना जिसमें आपको खुद को ही अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपको खुद को ही घबराहट हो रही है, तो ऐसे वस्त्र ना पहने। सादे सूती कंफर्टेबल कपड़े पहन के फिर आप अपने काम पे जा सकते हैं। आपने पानी की बात की, हाइड्रेशन की बात की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली कितना पानी हमें लेना चाहिए? ये सीज़न के हिसाब से भी थोड़ा चेंज होता है। जैसे गर्मियां हैं तो पानी की ज़रूरत बढ़ जाएगी,
सर्दियां हैं तो शायद इतना पानी नहीं चाहिए। पर डिपेंड, अगर एक व्यक्ति के लिए आइडियली कितना पानी पीना चाहिए ये इसका मापदंड निकालना है, तो जब वो यूरिनेशन करने जाए और उनका यूरिन अगर येलोइश आ रहा है तो समझ लो उनके शरीर में पानी की कमी है, तो उन्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते कि 2 लीटर पिए या 3 लीटर पिए। अगर 3 लीटर पीने के बावजूद भी आपका येलोइश यूरिन आ रहा है, मीन्स शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है, तो यूरिन का कलर लाइट येलो से वाइट के बीच में कहीं होना चाहिए, तो आपके शरीर में पर्याप्त पानी है। और माताओं को तो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बार बार वॉशरूम की विजिट्स होती है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं कि मुझे कितना पीना चाहिए। पर पानी हमेशा हम अपने साथ होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको इंतज़ार ना करना पड़े या प्यासा ना रहना पड़े, क्योंकि कभी कभी उस वजह से भी बेचैनी और घबराहट हो जाती है। तो पानी इस तरह से ले सकते हैं, उसमें फिर सीज़न का हिसाब से भी आ जाता है कि किस सीज़न में कितना लें। यानी मात्रा कोई फिक्स नहीं है, पर जब अच्छा लगे पीते रहें तो अच्छा है। हाँ, उसमें प्यास को भी फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे कभी कभी कोई बहुत लोग प्यास नहीं है पर पानी पीना है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं, और जो भी चीज़ अति में होगी तो वो नुकसानकारक है। तो देखें अपने जो प्यास के सिग्नल्स हैं उसको भी फॉलो करें, प्लस ये भी देखें वॉशरूम जाते समय कि कम हो रहा है या ज़्यादा। 1 हफ्ता 7-8 दिन ध्यान देते हैं ना, तो अपने आप को समझ में आने लगता है कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए। फिर वो आदत लग जाएगी, फिर अपने आप शरीर मांगेगा। वर्किंग वुमेन की हम बात कर रहे थे, तो ऑफिस जाएंगी तो या तो वो 2 व्हीलर लेके जाएंगी या 4 व्हीलर, तो क्या ड्राइविंग अलाउड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? अगर 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं और सेफली ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ड्राइव नहीं है, तो 4 व्हीलर में जाना इतना उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर उन्हें कमर दर्द की या बैठने की तकलीफ नहीं है तो। पर अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं और बहुत लंबा रास्ता है, 10-15 मिनट से ज़्यादा का रन है, तो शुरुआती दिनों में हम ऐसा बोलते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से आप 2 व्हीलर ड्राइव करना अवॉइड करें, ऑटो या कैब से जा सकते हैं। और ऐसे भी नहीं जा सकते हैं तो भी या तो आप छुट्टी ले या किसी फैमिली मेम्बर को बोल के उनके साथ जाएं। पर 2 व्हीलर ड्राइव करना इन दिनों में थोड़ा सा हम अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि एक तो गिरने का डर रहता है, ज़रूरी नहीं आप गलती करो तो ही आपका एक्सीडेंट हो, किसी और की गलती की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, पोस्चर जब 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तब वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे वैसा नहीं होता है, तो वो भी कभी कभी दिक्कत कर सकता है। 2 व्हीलर ड्राइविंग हो सके उतना अवॉइड करें। अगर छोटा सा रन है तो भी सावधानी के साथ, और लंबा रन है तो उससे टालना सही रहता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए, तो उस केस में ऐसा सुना है कि गर्भपात भी हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में महिलाएं क्या कर सकती हैं? तो इस बात से हमें ये सोचना चाहिए कि माता की मानसिक स्थिति का असर बालक पे कितना गहरा होता है। माता ने इतना गुस्सा किया कि बालक की तो जान ही चली गई, तो इससे हमें थोड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अब हम अकेले नहीं हैं। हम जो भी अच्छा बुरा करेंगे उसकी असर सिर्फ हमें नहीं हो रही है, हमारे बालक पे और उसके भविष्य पे हो रही है। तो थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी और सीरियसनेस समझी जाए तो भी माइंडफुलनेस आ जाती है कि चलो प्रसंग, आउटर सिचुएशन कुछ भी हो रही है, पर अगर मैं यहाँ गुस्सा करूँगी तो इसका मेरे पे और बालक पे क्या असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अगर ये रेगुलरली करी जाए तो मानसिक संतुलन वैसे ही नेचुरली अच्छा हो जाता है। फिर अगर आउटसाइड सिचुएशन में ऐसा कुछ हो भी रहा है कि जिससे आपको गुस्सा आए, ऐसे प्रसंग हो रहे हैं, फिर भी आपकी मानसिक स्थिति उस समय स्टेबल रहेगी, क्योंकि आपको पता है आप इतने बैलेंस में तो हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपके कंट्रोल में रहे, आप आउट ऑफ कंट्रोल जाके नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़, थोड़ा सा उस समय पे सावधान हो जाएं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे गुस्सा उसी समय उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। हाथ की मुट्ठियाँ भींच दी, थोड़ा सा शरीर का पोस्चर चेंज कर दिया, पानी पी के टहल के आ गए, या कुछ सुन लिया, या डीप ब्रीदिंग कर ली, उसी समय गहरी सांसें ले ली 8-10, तो वो गुस्से के स्टेट में से हम बाहर आ जाएंगे। पर उस समय ज़रूरी ये है कि सावधानी रहे, हमें ये याद आना चाहिए कि गुस्सा आ रहा है
और लेकिन करना नहीं है। करना नहीं है, उसके बदले क्या करना है। तो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी अवेयरनेस, और परिवार वालों को भी थोड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर हमें कुछ इनको बोलना है या इनसे कोई शिकायत भी है तो कुछ महीने ठहर जाएं, बाद में कर लें। बाद में कर सकते हैं। तो कुछ महीने वो भी सहयोग करें, कुछ दिन माताएं भी थोड़ी सावधान रहें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। और आग लगने पे कुआं खोदने से बेहतर है कि पहले से कुआं खोद के रखा जाए। तो ये जो गर्भ शिशु दिव्य शिशु गर्भ संस्कार में बताया जाता है कि ओमकार के जप करिए या दीर्घ श्वसन करिए या कुछ प्राणायाम करिए, श्वासोच्छ्वास की गिनती करिए, ये सब पहले से कुआं खोदने के लिए है, ताकि जब आग लगे तब हमारे पास पानी तैयार होना चाहिए। तो ये करने से ये तकलीफें इतनी नहीं होती हैं जितनी सामान्य लोगों में होती हैं। तो जो भी दिव्य शिशु गर्भ संस्कार में बताया गया है वो सब फॉलो करें, तो शायद ये नौबत ही ना आए कि अपने आप को रोकने की या अपने आप कुछ करके फिर पछताने की ज़रूरत पड़े। एक और कॉमन सा प्रश्न है कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा या एक्सरसाइजेस किया जा सकता है? अगर आप प्रेगनेंसी के पहले से करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि आपका शरीर उसमें ढल चुका है और उसमें उसकी आदत है, तो कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं। पर अगर पहले नहीं किया है, बहुत समय से कुछ नहीं किया है, तो इन दिनों में शुरू करना हितावह नहीं। तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाने दें। 3-3.5 महीने के बाद जैसे ही आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आपको खाना पीना भाने लग गया है, अब आप नॉर्मल फील करने लग गए हैं, फिर शुरू करना सही रहेगा। पर टहल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, छोटा मोटा 5-10 मिनट टहल के आ गए, ये सब तो आराम से कर सकते हैं। या नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग भी ऐसी कि जो इन दिनों में अलाउड है वो कर सकते हैं। हल्की फुल्की जो आप पहले से करते आए हैं वो करिए। नया इन दिनों में शुरू करना हितावह नहीं है। पर जैसे ही चौथा महीना लग गया है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी योगा है या कुछ और तरह की कुछ ऐसी मूवमेंट जो आपको प्रेगनेंसी में मदद करे, वो सब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता दीदी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका कीमती समय दिया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जुड़ी A to Z लगभग सभी जानकारी, खान पान, लाइफस्टाइल, मिथ्स आपने लगभग सभी दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जुड़े उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नम्रता जी आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जुड़ा लगभग हर प्रॉब्लम, समस्या का आपने हमें समाधान बताया। हम आपसे फिर जुड़ेंगे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके। तो इसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।